आज हम बेल्जियम और श्रीलंका की कहानियों से शुरू करेंगे। देखेंगे कि कैसे एक फैसले ने एक देश को सिविल वॉर में धकेल दिया और दूसरे को शांति की राह पर ले गया। फिर हम समझेंगे कि आखिर ये पावर शेयरिंग इतनी जरूरी है क्यों, और अंत में एक ऐसी उलझन पर बात करेंगे जो दिखाती है कि असल दुनिया में ये फैसले लेना कितना मुश्किल हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के दो किरदारों से, बेल्जियम और श्रीलंका। अब देखिए मैप पर ये दोनों ही देश काफी छोटे दिखते हैं, लेकिन इनके अंदर भाषा और पहचान को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल सुलग रहा था। तो पॉइंट ये है कि दोनों देश बिल्कुल अलग अलग महाद्वीपों पर होने के बावजूद एक ही कश्ती में सवार थे। दोनों के सामने सवाल एक ही था, क्या अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग पहचान वाले लोग एक साथ शांति से रह सकते हैं? जरा ये आंकड़े देखें। बेल्जियम में 59% लोग डच बोलते हैं और श्रीलंका में 74% सिंगली। मतलब दोनों ही देशों में एक कम्युनिटी मेजॉरिटी में थी, उसका दबदबा था। अब असली सवाल ये था कि वो अपनी इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करेंगे, सबको साथ लेकर चलने के लिए या सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो पहले चलते हैं श्रीलंका और देखते हैं कि उन्होंने कौन सा रास्ता चुना। 1948 में आज़ादी मिलने के बाद श्रीलंका ने एक ऐसा रास्ता अपनाया जो पूरी तरह से मेजॉरिटी यानी बहुसंख्यकों की इच्छा पर आधारित था। आज़ादी मिली और बस उसके बाद से ही सरकार ने एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जिनसे सिर्फ सिंगली कम्युनिटी को फायदा पहुंचा। 1956 का कानून तो एक बहुत बड़ा झटका था। तमिल भाषा को दरकिनार कर सिंगली को देश की अकेली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। इसके बाद नौकरियों में, यूनिवर्सिटीज में हर जगह सिंगलियों को प्राथमिकता मिलने लगी और हर एक कदम के साथ तमिल लोगों को ये महसूस होने लगा कि ये देश अब उनका नहीं रहा। और इसी सोच को कहते हैं बहुसंख्यकवाद। मतलब जिसकी संख्या ज्यादा है देश पर उसी का राज चलेगा, चाहे माइनॉरिटी कुछ भी सोचे, कुछ भी चाहे। ये एक बहुत ही खतरनाक विचार था और इसने श्रीलंका का भविष्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इसका नतीजा, तमिल लोगों के अंदर बेगानेपन का एहसास गहराता गया। उन्हें लगा कि उनके साथ हर मोड़ पर भेदभाव हो रहा है, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति की कोई इज्जत नहीं है। और यही अविश्वास, यही गुस्सा धीरे धीरे एक भयानक गृह युद्ध की आग में बदल गया, जिसने दशकों तक देश को जलाया और हजारों जानें ले लीं। ये तो थी श्रीलंका की कहानी, लेकिन अब जरा घूम कर चलते हैं बेल्जियम और देखते हैं कि जब उनके सामने यही चुनौती आई तो उन्होंने क्या किया। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से बिल्कुल उल्टा रास्ता अपनाया, एक ऐसा रास्ता जो टकराव का नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने का था। बेल्जियम के लीडर्स ने अपनी इस मुश्किल से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने टकराव की जगह बातचीत को चुना, और ये कोई छोटी मोटी कोशिश नहीं थी। उन्होंने अपने संविधान में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक दो बार नहीं, पूरे 4 बार बदलाव किए, सिर्फ इस बात को पक्का करने के लिए कि देश का कोई भी नागरिक, चाहे वो कोई भी भाषा बोलता हो, खुद को पराया महसूस ना करे। तो उन्होंने किया क्या? अच्छा, सबसे पहली चीज, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच बोलने वाले मंत्रियों की संख्या बराबर कर दी और ये भी तय कर दिया कि कोई भी बड़ा कानून किसी एक कम्युनिटी की मर्जी से पास नहीं होगा। इसके अलावा राज्य सरकारों को ज्यादा पावर दी गई ताकि वो अपने अपने इलाकों के फैसले खुद ले सकें बिना केंद्र के दखल के। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। राजधानी ब्रुसेल्स, जहां मामला और भी पेचीदा था, उसके लिए एक अलग सरकार बनाई गई और वहां भी दोनों कम्युनिटीज को बराबर की हिस्सेदारी दी गई। और सबसे अनोखी चीज थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये बड़ा ही इनोवेटिव आइडिया था। ये सरकार भाषा के आधार पर चुनी जाती थी और इसका काम था कल्चर, एजुकेशन और भाषा से जुड़े मुद्दों को संभालना। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स लेकिन शानदार सिस्टम का नतीजा क्या निकला? बेल्जियम में कभी सिविल वॉर नहीं हुआ, देश एकजुट रहा और आज बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे अलग अलग कल्चर एक साथ शांति से रह सकते हैं। तो बेल्जियम और श्रीलंका की इन कहानियों से एक बात तो साफ हो जाती है, पावर शेयर करना जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि किसी भी डेमोक्रेसी के लिए सत्ता की साझेदारी आखिर इतनी जरूरी क्यों है? इसके ना 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण है बड़ा ही प्रैक्टिकल, जिसे हम युक्तिपरक कह सकते हैं। मतलब ये एक स्मार्ट मूव है। पावर शेयरिंग से अलग अलग ग्रुप्स के बीच झगड़े की गुंजाइश कम हो जाती है, जिससे देश में शांति और स्थिरता बनी रहती है। और दूसरा कारण जुड़ा है सीधे सीधे लोकतंत्र की आत्मा से। ये एक नैतिक कारण है। डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि जिन लोगों पर शासन हो रहा है, शासन में उनकी भी आवाज हो। पावर शेयरिंग इसी आइडिया को सच करती है। इस प्रैक्टिकल कारण को, यानी युक्तिपरक कारण को ऐसे समझिए।
बेल्जियम के नेताओं ने नफा नुकसान का हिसाब लगाया। उन्होंने सोचा कि थोड़ी पावर शेयर कर देने से देश को सिविल वॉर जैसे बहुत बड़े नुकसान से बचाया जा सकता है। तो ये एक समझदारी का, एक फायदे का सौदा था। तो अब जब ये समझ आ गया है कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि आज की डेमोक्रेसीज में ये होती कितने तरीकों से है। मोटे तौर पर पावर शेयरिंग के 4 मुख्य तरीके होते हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल, मतलब सरकार के अलग अलग अंगों जैसे लेजिस्लेचर यानी कानून बनाने वाले, एग्जीक्यूटिव यानी लागू करने वाले, और जुडिशरी यानी न्याय करने वालों के बीच पावर का बंटवारा। दूसरा है वर्टिकल, यानी ऊपर से नीचे तक, सेंट्रल, स्टेट और फिर लोकल गवर्नमेंट्स के बीच पावर को बांटना। तीसरा है सामाजिक समूहों के बीच, जैसा हमने बेल्जियम में देखा जहां भाषा के आधार पर पावर शेयर की गई। और चौथा है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच, जैसे जब इलेक्शन में किसी को बहुमत नहीं मिलता तो कई पार्टियां मिलकर कोएलिशन यानी गठबंधन सरकार बनाती है। हमने सिद्धांत तो समझ लिए जो सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं ना, लेकिन असल दुनिया में चीजें इतनी सीधी नहीं होती। पावर शेयरिंग कई बार बहुत मुश्किल सवाल भी खड़े कर देती हैं। इसे समझने के लिए चलिए लेबनान चलते हैं और खलील की कहानी सुनते हैं। ये हैं खलील। वो लेबनान में रहते हैं, एक ऐसा देश जिसने एक बहुत ही भयानक सिविल वॉर देखा है। उस लड़ाई के बाद शांति बनाए रखने के लिए एक समझौता हुआ जिसने देश की पावर को अलग अलग धार्मिक समुदायों में बांट दिया। और विडंबना देखिए, यही शांति का समझौता आज खलील जैसे काबिल और लोकप्रिय इंसान के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है। सिर्फ इसलिए कि वो सही समुदाय में पैदा नहीं हुआ, वो कभी भी अपने देश का सबसे बड़ा नेता नहीं बन सकता। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। जब शांति बनाए रखने के लिए बनाया गया कोई सिस्टम किसी एक व्यक्ति की काबिलियत और उसके सपनों के आड़े आने लगे, तो फिर सही रास्ता क्या है? क्या सिस्टम व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही सत्ता साझेदारी की असली चुनौती है।